कैसे हो दोस्तों। दोस्तों थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम रह सकती है क्योंकि दोस्तों गर्मी ज्यादा है। मेरे को एक तो फैन चलाना पड़ रहा है, एक थोड़ा एटमॉस्फेयर इस समय पे आवाज का रहता है, शाम का समय है। तो दोस्तों पहले तो मैं अपन कुछ दो पॉइंट्स पर बातें करूंगा, आपको 2 मिनट लूंगा। दोस्तों 2 मिनट भी नहीं लूंगा, 1 मिनट लूंगा। दोस्तों अपने जो कुछ कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हमें याद करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों याद तो आपको ही करना पड़ेगा, मेरे याद करने से तो काम चलेगा नहीं। तो दोस्तों कम नियमों को कम संख्या में एक बार में पढ़ें। जैसे 3 से 4 नियम पढ़ लिए, बड़ा नियम है तो एक नियम एक बार में याद करें, आधा नियम एक बार में याद करें। और भी अगर 2 से 3 पेज का कोई नियम है, जैसे नियम संख्या अपना 74 था, वो थोड़ा बड़ा नियम था सामान्य वित्तीय लेखा नियम में, तो ऐसा कोई नियम है जो बड़ा है तो उसमें आप उस नियम को 3 पार्टों में याद करें तो आपको याद हो जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, मुझे मैं ऐसा मानता हूँ। और दोस्तों 2-2 3-3 करके नियम ऐसे याद करते चलो। 2-3 नियम आरएसआर के याद किया करो डेली, 2-3 नियम राजस्थान सेवा नियम के याद किया करो, या फिर ऐसे करो 3 नियम सुबह पढ़ो, 3 नियम शाम को पढ़ो। तो दोस्तों 20 दिन के अंदर आपका पूरा मैटर एक बार याद हो जाएगा आपको। और दोस्तों लास्ट की टेंशन मत लेना, 10-15 दिन बचेंगे ना तो मैं शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए आपको लिए उपलब्ध करा दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो आप तो जैसा आपने नोट किया है ना उसी को आप याद कर लेना। दोस्तों ये तो हुई अपनी बातें कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों वैसे अपन कल रणनीति की क्लास लेके आऊंगा। दोस्तों कल आपकी रणनीति की क्लास लेके आऊंगा, अंतिम समय है दोस्तों। मैं आपको रणनीति बताऊं जिस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो दोस्तों सेकंड पेपर में आप अच्छे से अच्छा मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, तो दूसरे स्टूडेंट्स से एडवांस रहोगे कहीं ना कहीं सेकंड पेपर में। तो दोस्तों अपन एक एक करके नियम समझते हैं। दोस्तों अपन ने नियम संख्या 80 पढ़ लिया था, लेकिन दोस्तों मैंने इस स्लाइड में वापस से क्यों लिखा है। तो दोस्तों पहले तो आप सब इन पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। कैसे लेंगे? पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10। दोस्तों यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास में अपने 10 पेज हैं, तो 1 से लेके 10 तक के 10 नहीं सॉरी 11 पेज हैं। तो आपने सभी पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब दोस्तों मैं आपको एक एक नियम समझाऊं उससे पहले आप समझना। दोस्तों अपन ने अध्याय 10 पढ़ा था और अध्याय 10 का एक था दोस्तों यहां से समझिए। दोस्तों नियम संख्या 80 अपन ने इसलिए लिखा है, यहाँ पे पहली स्लाइड में अपन ने नियम संख्या 80 इसलिए लिखा है दोस्तों। अध्याय अपन पढ़ के आए थे, अध्याय 10 पढ़ के आए थे, और अध्याय 10 किसके संबंध में था? अवकाश के संबंध में था। और अवकाश के संबंध में अवकाश की सामान्य शर्तें, अवकाश की सामान्य शर्तें थी। और इसको क्या कहते हैं? खंड 1 था ये दोस्तों, खंड 1 था ये। तो दोस्तों अब जो अपन पढ़ेंगे नियम संख्या 80 से जो प्रारंभ हो रहा है वो खंड 2 है। खंड सेकंड है, 10वें अध्याय का ही सेकंड खंड है। तो इसलिए अपन ने नियम संख्या 80 को दोबारा से लिखा है। वहां पे देखना, पहली स्लाइड में एक बार आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अपन ने दोबारा से लिखा है खंड 2 अवकाशों की स्वीकृति के अंतर्गत नियम संख्या 80 को, क्योंकि ये नियम दोस्तों खंड 2 में ही शामिल है। मैंने पढ़ाया तो हेडिंग नियम संख्या 80 से पहले हेडिंग डालना चाहिए था, लेकिन मैंने वो 10 नियम कराने के चक्कर में और ये खंड 2 और अवकाशों की स्वीकृति हेडिंग डालना भूल गया। तो नियम संख्या 80 को इसी भाग में शामिल कर ले आप।
मतलब नियम संख्या 80 जहां आपने लिख रखा है उसके ऊपर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये हेडिंग लिखना है नियम संख्या 80 से पहले। तो दोस्तों ये तो हो गई बात अपनी इसकी। अब अपन नियम संख्या 81 से एक एक नियम समझेंगे। दोस्तों नियम संख्या 81 क्या कहता है, एक चिकित्सा अधिकारी निश्चित रूप से यह कहने में असमर्थ हो किसी कर्मचारी के बारे में कि पुनः सेवा में आने के योग्य है या नहीं है। दोस्तों स्थिति कुछ ऐसी बन गई, कोई राजकीय कर्मचारी था, उसने चिकित्सा के आधार पे क्या लिया था, अवकाश लिया था, चिकित्सकीय अवकाश लिया था, और कुछ स्थिति ऐसी बनी कि वो कोई दुर्घटना हुई, कोई सड़क दुर्घटना या कोई दुर्घटना हुई, और दोस्तों वो ऐसा है योग्य हो गया कि वो ना तो बैठ सकता है ना उठ सकता है, वो 24 घंटे बेड रेस्ट पे रहता है। और दोस्तों डॉक्टरों को उसकी स्थिति को देख के लग जिससे भी उसका इलाज चल रहा है उनको उसकी स्थिति देख के ऐसा लग रहा है, वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि ये उठेगा या नहीं उठेगा। तो दोनों मामलों में सस्पेंस है एक तरह से। तो दोस्तों इसमें अपन ने क्या कहा है, पढ़ना सस्पेंस है, तो ऐसे मामले में अवकाश के संबंध में अपन बात कर रहे हैं। तो दोस्तों एक चिकित्सा अधिकारी निश्चित रूप से यह कहने में असमर्थ हो, यानी कि वो चिकित्सा अधिकारी है जो उसका डॉक्टर इलाज कर रहा है कर्मचारी का, वो ये कहने में असमर्थ है कि वो वापस से सेवा में आने योग्य स्थिति में आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों कहने में असमर्थ है कि कर्मचारी पुनः सेवा में आने के योग्य नहीं होगा, ऐसा कहने में वो असमर्थ है कि योग्य नहीं होगा। उसको लग रहा है कि योग्य हो भी सकता है और नहीं भी हो, तो वो इस स्थिति स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों उस कर्मचारी को अवकाश के लिए मना नहीं किया जाएगा, 12 माह तक का उसको अधिकतम अवकाश दिया जा सकता है। अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, उसको 12 माह तक का अधिकतम स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश शेष हो तो दोस्तों अगर उसके अवकाश बचे हुए हैं, ऐसी स्थिति ना हो कि 5 वर्ष तक का अवकाश काट के वो वापस से सेवा में आया था आते ही 12 महीने का, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, उसके अवकाश शेष रहने चाहिए। तो दोस्तों एक तो स्थिति अपने आपने समझी, एक चिकित्सा अधिकारी है, निश्चित रूप से वो ये कहने में असमर्थ है कि वो वापस से सेवा में नहीं आ पाएगा, ऐसा नहीं कह पा रहा है वो कि वो वापस सेवा में नहीं आएगा। उसको लग रहा है कि वो वापस सेवा में लौट सकता है, बाकी अभी उसको कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकता कि वो लौटेगा या नहीं लौटेगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में 12 माह तक का उसको अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, अवकाश शेष हो तो स्वीकृत किया जाएगा। अब ये दोस्तों एक पॉइंट हो गया अपना नियम संख्या 81 का। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सेवा में पूर्ण रूप से या स्थायी रूप से अयोग्य हो गया, यानी कि डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया कि यह व्यक्ति अब वापस से सेवा में लौट कर आ नहीं सकता, यानी कि ये व्यक्ति, डॉक्टरों को जैसे भी व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए लगा कि ये वापस से वास्तव में कभी भी सेवा में लौट के नहीं आएगा, स्पष्ट हो गया डॉक्टरों को। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से या स्थायी रूप से सेवा में वो अयोग्य हो गया, मतलब वापस से कभी नहीं आ सकता। पूर्ण रूप से या स्थायी रूप से वो वापस से कभी भी सेवा में नहीं आ सकता। दोस्तों वो हमेशा बेड पे ही जीवन यापन करेगा, वो वापस कभी नहीं उठ सकता, उसकी ऐसी स्थिति है। और डॉक्टरों ने पूर्ण और स्थायी रूप से बोल दिया कि अयोग्य है, तो दोस्तों घोषित कर दिया गया। तो 6 माह का अवकाश अधिकतम उसको दिया जा सकता है, मना नहीं किया जाएगा सीधा उसको इस अवकाश के लिए। 6 माह तक अवकाश उसके बचे हुए हैं तो 6 माह तक उसको अवकाश दिया जा सकता है। ये तो हो गई स्थिति, पॉइंट नंबर 2 हो गया दोस्तों इसी नियम का। अपन ने 2 पॉइंट क्या समझे, सरल भाषा में, सिंपल में लास्ट बार बोल रहा हूँ, दोनों पॉइंटों को आराम से समझ लेना। सबसे पहले तो क्या कहा गया कि डॉक्टरों को पता है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से डॉक्टर ये नहीं कह पा रहे कि वो वापस सेवा में नहीं आएगा, ठीक है। ये तो एक स्थिति तो ये हो गई, तो वो 12 महीने तक का अवकाश दे दिया जाएगा उसको इलाज कराने के लिए। सेवा में पूर्ण रूप से स्थायी रूप से अयोग्य हो गया, डॉक्टर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वापस नहीं आ सकता, सेवा नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति अब इसकी नहीं होगी कभी भी। स्पष्ट रूप से कह दिया कि स्थायी रूप से वो पूर्ण रूप से वापस नहीं आएगा, साल 6 महीने बाद भी ये ठीक नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अयोग्य हो गया तो 6 माह का अधिकतम उसको अवकाश दिया जा सकता है, शेष हो तो उसके अवकाश उनमें से। तो दोस्तों ये तो अपन ने पढ़ा पॉइंट नंबर 2 नियम संख्या 81 का। दोस्तों 2 ही पॉइंट दे रखे हैं नियम संख्या 81 के अंदर, 2 ही पॉइंट दे रखे हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। एक चिकित्सा अधिकारी किसी कर्मचारी को ये कह देता है कि इसका पता नहीं, ऐसी स्थिति है कि स्पष्ट रूप से वो ये नहीं कह पा रहे कि ये सेवा में आएगा या नहीं आएगा, या ये सेवा में लौट के आएगा या नहीं आएगा।
नहीं आने के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे, तो ऐसी स्थिति में 12 माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा अगर उसका अवकाश शेष हो तो। दूसरा, सेवा में पूर्ण रूप से स्थायी रूप से अयोग्य हो गया, डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब चारपाई से नहीं उठ सकता और ये सेवा में वापस नहीं लौट सकता, स्पष्ट रूप से डिक्लेयर कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उसको 6 माह का अधिकतम अवकाश दिया जा सकता है। अगर दोस्तों आने योग्य स्थिति है या नहीं, सस्पेंस जहाँ पे आए, तो ऐसी स्थिति में असमर्थ है डॉक्टर कुछ कहने में, तो ऐसी स्थिति में तो 12 माह, अगर स्पष्ट रूप से कह दिया कि स्थायी रूप से वापस कभी नहीं आ सकता, नौकरी में वापस सेवा योग्य नहीं होगा ये कभी भी, इलाज लेने के बाद भी, तो ऐसी स्थिति में उसको 6 माह तक का अवकाश दिया जा सकता है। 6 माह 12 माह। अगर सेवा में लौट सकता है, लौटने की कोई संभावना है, तो 12 माह। अगर स्थायी रूप से अयोग्य हो गया, नहीं लौट सकता, तो 6 माह का अवकाश दिया जा सकता है। नियम संख्या 81। नियम संख्या 82, निष्कासित कर्मचारी को अवकाश निषेध। दोस्तों निष्कासित कर्मचारी मतलब जिसको क्या कर दिया गया, जिसको बर्खास्त कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया या फिर किया जाना है, वो हो गया निष्कासित कर्मचारी। तो दोस्तों ऐसे कर्मचारी, निष्कासित कब होगा कर्मचारी, यानी कि बर्खास्त कर्मचारी कब होगा, दुर्व्यवहार करेगा। दुर्व्यवहार क्या होता है, वो रिश्वत के मामले में पकड़ा जाएगा, वो समय पर कार्यालय पे नहीं आता है, वो अधिकारियों का आदेश का पालन नहीं करता, आदि दुर्व्यवहार के अंतर्गत आएगा। अयोग्यता, कोई भी कारण से उसकी अयोग्यता होगी, किसी भी कारण से अयोग्यता होगी, तो उसको सेवा से निष्कासित कर दिया जाएगा के आधार पर बर्खास्त किया जाना हो। ऐसे कर्मचारी को जिसको बर्खास्त किया जाना हो या कर दिया गया हो, तो दोस्तों ऐसे मामले में उसको अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। सीधा सा 1 पॉइंट का नियम है, नियम संख्या 82, निष्कासित कर्मचारी को अवकाश निषेध, या जिसका बर्खास्त किया जाने वाले कर्मचारी को अवकाश निषेध, यानी कि ऐसे कर्मचारी को जिसको 1-2 दिन के अंदर बर्खास्त करने की जिस पर कार्रवाई की जानी हो या कर दिया गया हो बर्खास्त, तो ऐसे कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। नियम संख्या 82। नियम संख्या 83 क्या कहता है, अयोग्य आरोग्य प्रमाण पत्र। दोस्तों जब कोई कर्मचारी बीमार हो गया और वो छुट्टी पर गया है, तो दोस्तों जब वो छुट्टी से लौट के आएगा, चिकित्सकीय अवकाश लेके छुट्टी पे गया है, यानी कि बीमार का बहाना करके छुट्टी पे गया है, चिकित्सकीय अवकाश लिया है उसने, तो जो वो वापस से सेवा में लौट के आएगा, तो उसको आरोग्य होने का, यानी कि बिल्कुल स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और उस प्रमाण पत्र का प्रारूप नियम संख्या 83 में दे रखा है। नियम संख्या 83 में उसका आरोग्य प्रमाण पत्र का प्रारूप दे रखा है। कहाँ दे, क्या करना पड़ेगा, आरोग्य प्रमाण पत्र देना होगा। यदि चिकित्सा अवकाश लिया गया हो, चिकित्सकीय अवकाश पे गया था, तो उसको आरोग्य प्रमाण पत्र देना होगा। नियम संख्या 83 का पॉइंट। अब नियम संख्या 83 का एक पॉइंट तो आपने समझ लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, अपूर्ण सूचना युक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर चिकित्सा अवकाश। दोस्तों कोई किसी व्यक्ति को अपूर्ण सूचना युक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र है, यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्र उचित प्रारूप में, जो प्रारूप लिखे हुए उनमें बना हुआ नहीं है, या उसमें पूरी सूचनाएं लिखी हुई नहीं है, उसमें स्पष्ट सूचनाएं नहीं है किसी बारे में कि ये व्यक्ति को क्या हुआ है, कितने दिन तक ये ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस संबंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है, और उसका अवकाश स्वीकृत कर देता है कोई अधिकारी, तो उस अधिकारी के खिलाफ, अवकाश स्वीकर्ता अधिकारी के खिलाफ विभागीय क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनहीनता माना जाएगा। दोस्तों कोई मान लीजिए कोई अधिकारी है जिसने अवकाश छुट्टी स्वीकृत कर दी किसी कर्मचारी को, तो छुट्टी देने वाला जिम्मेवार होगा। अगर उसने गलत अपूर्ण सूचना युक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अगर उसको छुट्टी दे दी ना, तो वो छुट्टी देने वाला स्वीकर्ता पदाधिकारी जिम्मेवार होगा और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। ये 2 पॉइंट दे रखे थे अपने इस नियम में। अपन ने एक पॉइंट यहाँ देखा था, निष्कासित कर्मचारी को वाले के बाद में अयोग्य प्रमाण पत्र वाले में 83 में, दूसरा पॉइंट 83 का था ये। अब अपन नियम संख्या 84 देखेंगे। दोस्तों नियम संख्या 84 हटा दिया गया अपने सिलेबस से, नियम संख्या 85 देखेंगे। नियत दिनांक से पूर्व अवकाश पे लौटना। दोस्तों नियत दिनांक से पूर्व अवकाश से लौटना। दोस्तों 15 दिन की छुट्टी लेके गया था कोई कर्मचारी, या 3 माह की या 1 वर्ष का अवकाश लेके कोई कर्मचारी जाता है, या 6 माह का अवकाश लेके जाता है, और वो आधा अवकाश पूरा करता है, यानी कि वो 3 माह में से
1.5 महीने तो अवकाश का पूरा करता है, वापस से सेवा में लौटना चाहता है। उसको अब अवकाश की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए उसको लगा कि 3 माह का अवकाश की आवश्यकता है मुझे, फिर वो क्या हुआ है, 1.5 महीने बाद उसको लगा कि अब मुझे अवकाश की आवश्यकता नहीं है, तो वो वापस से सेवा में लौटना चाहता है। तो उसको सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ेगी लौटने के लिए वापस सेवा में। सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पे अगर कोई कर्मचारी गया, एक पॉइंट तो ये हो गया कि नियत तिथि से पूर्व अवकाश से लौटता है, यानी कि 3 महीने का अवकाश लेके गया था, छुट्टी लेके गया था, और 1.5 महीने बाद वो वापस आना चाहता है सेवा में, तो उसको सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। दूसरा, सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पूर्व लौटता है। तो दोस्तों सेवानिवृत्ति अवकाश पे गया था और उससे पहले ही वो वापस लौट जाता है, तो वापस आने से उसको रोका जा सकता है, वापस आने से उसको रोका जा सकता है, और सेवानिवृत्ति की स्वीकृति वापस ली जा सकती है अगर वो सेवानिवृत्ति अवकाश से पूर्व में ही लौट के आता है, यानी कि पूर्व में ही लौट के आता है। आधा अवकाश 3 महीने का सेवानिवृत्ति अवकाश लेके गया था, लेकिन वो 1.5 महीने बाद ही वापस आता है, तो ऐसी स्थिति में उसको वापस लौटने से रोका जा सकता है, या फिर उसको सेवानिवृत्ति की स्वीकृति वापस ली जा सकती है। वैसे वर्तमान में ये पॉइंट है ना अप्रासंगिक हो चुका है, नियमों में इसका कोई महत्व नहीं बचा है दोस्तों। समय और काल और परिस्थिति के आधार पे सेवाओं में नियमों में परिवर्तन हो गया, और कुछ कारणवश कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका अब महत्व नहीं रहा इस समय में, तो ऐसी स्थिति में ये हो गया है। लेकिन ये बहुत सारी बुकों में दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा। तो दोस्तों मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाया है कि अगर आपको कोई ये पॉइंट पूछ ले तो आपको याद रहे। तो दोस्तों नियम संख्या 85 क्या कहता है, अंतिम बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नियत दिनांक से पूर्व अवकाश पर लौटना चाहता है, 3 माह की छुट्टी लेके कोई कर्मचारी गया, 1.5 महीने बाद वापस आना चाहता है नौकरी पे, क्योंकि उसको लगा कि 1.5 महीने में काम हो गया, जिस काम के लिए गया था, अब 1-1.5 महीने की छुट्टियां क्यों खराब करूं, वापस लौटना चाहता है, तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। नियम संख्या 85 में कहा है। नियत दिनांक से पूर्व अवकाश से लौटने के मामले में नियम संख्या 85 है। दूसरा, सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पे गया है, सेवानिवृत्त होने से पूर्व अगर अवकाश पे गया है तो पूर्व लौटता है, तो वो स्वीकृति आवश्यक है। लौटने से पहले उसको वापस आने से रोका जा सकता है, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। सेवानिवृत्ति अवकाश पे गया है, 3 माह का अवकाश लेके गया है, 1.5 महीने बाद वो वापस आना चाहता है, तो लौटने से पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। और अगर वो स्वीकृति नहीं लेगा, अन्यथा उसको क्या करेंगे, सेवानिवृत्ति की स्वीकृति वापस हो जाएगी उसकी। और दूसरा, या तो सेवानिवृत्ति की स्वीकृति वापस कर ली जाएगी, या फिर उसका क्या कर दिया जाएगा, वापस आने से उसको अवकाश से रोक दिया जाएगा। उसको कहा जाएगा नहीं भाई, तू 1.5 महीने छुट्टियां ही मना के आ, हम तेरे को स्वीकृति नहीं देंगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति है। तो ये दो तो स्थिति बनी किसमें, सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश में। और अन्य कोई प्रकार का अवकाश लेके कर्मचारी जाता है, बीच में लौटना चाहता है, तो उसको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। एक पॉइंट और है इसमें दोस्तों, उपस्थिति की सूचना देगा। उपस्थिति की सूचना देगा, पद स्थापन आदेश की प्रतीक्षा करेगा। मान लीजिए कोई 5 माह तक अवकाश पे था, अवकाश से लौटेगा तो अवकाश पर लौटने की सूचना देगा। जैसे ही वो पहुंचेगा ऑफिस में, उसको सूचना देगा कि मैं आपका अवकाश से वापस लौट चुका हूं। पद स्थापन आदेश की फिर क्या करेगा, प्रतीक्षा करेगा कि उसको कहाँ पे लगाया जाए। आवश्यक नहीं है कि उसी कार्य ग्रहण करे जहाँ से वो अवकाश पे गया था, ऐसा अवकाश आवश्यक नहीं है। उसका ट्रांसफर भी किया जा सकता है, उसका डेपुटेशन पे कहीं अन्य जगह भी लगाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसको पद स्थापन आदेश की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और उपस्थिति की सूचना देनी पड़ेगी। ये नियम संख्या 85 में ही ये तीसरा पॉइंट था। तो दोस्तों अवकाश पूर्व लौटने के संबंध में कौन सा नियम है, नियम संख्या 85 है। नियम संख्या 85 किसके संबंध में है, अवकाश पूर्व लौटने के संबंध में है। अब दोस्तों नियम संख्या 86। दोस्तों आज की क्लास का ये अंतिम नियम है, अवकाश समाप्ति के बाद अनुपस्थित। दोस्तों 15 दिन का अवकाश आप लेके गए और 15 दिन के बाद भी ना तो आप आ रहे हो, ना सूचना दे रहे हो, ना ही आप आ रहे हो, ना ही आप सूचना दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए अपने पद से अनुपस्थित रहोगे, यही स्थिति बनेगी। दोस्तों 15 दिन की छुट्टी लेके जाते हो आप, 15 दिन छुट्टियां बिताने के बाद ना तो आप वापस आते हो और ना ही आप क्या कर रहे हो, कोई सूचना दे रहे हो।
तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा, कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए पद से अनुपस्थित माने जाओगे, और जानबूझकर अनुपस्थित माने जाओगे बिना सूचना दिए अगर नहीं आ रहे तो दोस्तों क्या होगा, सेवा जब्त की जाएगी, तब तक की जाएगी जब तक आपसे कारण पूछा जाएगा, संतोषजनक कारण बताओ, आपको नोटिस जारी किया जाएगा, आपसे कारण पूछा जाएगा, आपने कारण बताया और संतोषजनक कारण था, यानी कि आपके कारण से अधिकारी सहमत हो गए कि मेरी परिस्थितियां कुछ वास्तव में आपकी लगा अधिकारियों को कि वास्तव में आपकी कुछ परिस्थिति ऐसी बनी थी कि आप वापस भी नहीं आ सकते थे और सूचना भी नहीं दे सकते थे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मान लीजिए कहीं घूमने चले गए बाहर, वर्तमान में जैसी स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड चले गए और वहां पे दोस्तों बाढ़ में आपके मोबाइल सब कहीं पे रह गए और वहां पे बारिश का मौसम है, बाढ़ आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपातकालीन स्थिति में फंस गया, आपका किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, कहीं होटल में आप फंसे हुए हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप अवकाश से वापस भी नहीं आ सकते और सूचना भी नहीं दे सकते। तो ऐसा संतोषजनक अगर कारण लगेगा अधिकारी को तो आपके अवकाश को क्या कर देगा, वो नियमित अवकाश में बदल देगा, नियमित कर देगा, यानी कि वैलिड कर देगा, आपके अवकाश को वैलिड कर देगा, वैध कर देगा या नियमित कर देगा, एक ही बात है। तो कर देगा तो दोस्तों नियमित कर देगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। या तो एक स्थिति ये बनी, आपके अवकाश को क्या कर देगा, जानबूझकर आप अनुपस्थित रहे तो सेवा जब्त कर ली जाएगी जब तक कि वो संतोषजनक कारण बताने पर आपके ऐसा कारण से वो क्या नहीं हो जाए, संतुष्ट नहीं हो जाए, तो नियमित कर दी जाएगा, आपका अवकाश को नियमित कर दिया जाएगा। या फिर क्या बनेगा, असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों दो स्थिति क्या बनेगी, यदि बिना सूचना दिए आप अवकाश पर रहते हो तो दो स्थिति बनेगी। एक तो बनेगी नियमित कर दिया जाएगा, आपके अवकाश को कारण से संतुष्ट हो गया, एक नहीं हुआ कारण से संतुष्ट तो असाधारण अवकाश में बदल दिया जाएगा। बिना सूचना के आप या बिना छुट्टी लिए अपने पद से अनुपस्थित रहते हो तो ये दो काम तो ये होंगे। अब इसके बाद में ऊपर के बिंदुओं में कुछ भी कहा गया हो तो दोस्तों अब ये तो होगी आपकी अवकाश के बदलने के संबंध में बातें। अब दोस्तों आप बिना सूचना दिए ड्यूटी से लापता रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो अनुशासकीय अधिकारी क्या करेगा, राजस्थान सिविल सेवा कर सकता है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि ये कार्रवाई करे, उनके पास अधिकार है, वो चाहे तो कार्रवाई कर देंगे, नहीं चाहेंगे तो आपको छूट मिल जाएगी। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत कार्रवाई कर सकता है बिना सूचना दिए यदि आप अनुपस्थित रहते हो तो दोस्तों 1 माह से अधिक समय से अनुपस्थित रहोगे तो निष्कासित कर दिया जाता है। अगर 1 महीने से अधिक कोई कर्मचारी बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहेगा तो उसको उसकी नौकरी से हटा दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। ये तो हो गई स्थिति। अब विभागीय क्या की जाएगी, नियम संख्या राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये स्थिति कब बनेगी, जब आपका क्या कर दिया जाएगा, दोनों स्थिति में नियमित कर दिए गए बाद में अवकाश आपके कारण से संतुष्ट होकर तब भी आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है अगर उनको लगेगा तो। संतुष्ट नहीं होंगे तो असाधारण अवकाश में बदलेगा, लेकिन असाधारण अवकाश में बदलने के बाद भी आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों ये हो गया 1 माह से अधिक समय से अगर अनुपस्थित रहता है कोई कर्मचारी तो उसको क्या कर दिया जाएगा, निष्कासित किया जा सकता है बिना सूचना के, दोस्तों बिना छुट्टी लिए। अब ये तो हुई बात यहाँ तक, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें ये माना जाता है कि पद त्याग कर गया कर्मचारी बिना सूचना दिए 1 वर्ष तक अगर अनुपस्थित रहेगा कोई कर्मचारी तो ये मान लिया जाएगा कि वो पद त्याग कर गया, पद का क्या कर गया, त्याग करके छोड़ के चला गया। 5 वर्ष की स्वीकृत अवकाश के बाद अनुपस्थित रहता है, 5 साल तक स्वीकृत अवकाश लेने के बाद भी अगर कर्मचारी अनुपस्थित रहता है, चाहे वो 1 वर्ष से कम अनुपस्थित रहे, 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष तक अधिकतम अवकाश ले सकता है। ये अपन ने पहले पढ़ के आए अपन नियमों में। विदेश सेवा में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अवधि के बाद कोई रहता है तो कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। तो दोस्तों 3 स्थितियों में पद त्याग किया मान लिया जाता है। कौन कौन सी स्थिति में कि पद त्याग कर चला गया, यदि 1 वर्ष तक वो बिना सूचना दिए सेवा में नहीं लौटता, 5 वर्ष का अवकाश पूर्ण करने के बाद अवकाश पे 5 वर्ष तक का अवकाश लिया था अधिकतम, वापस सेवा में नहीं लौटता, विदेश सेवा में चला गया था और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अवधि, जितनी अवधि के लिए राज्य सरकार ने विदेश सेवा में भेजा था उसके पूर्ण होने के बाद भी नहीं आ रहा, तो ऐसे मामले में उससे कारण पूछा जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, उससे जवाब मांगा जाएगा विदेश सेवा के मामले में, और फिर उसको क्या मान लिया जाएगा, पद त्याग किया गया मान लिया जाएगा।
तो दोस्तों ये अपन ने पॉइंट्स पढ़े। एक पॉइंट और है, इसका अंतिम पॉइंट है दोस्तों, अंतिम पॉइंट है। ये क्या कहता है, अनुपस्थिति अवधि में वेतन वृद्धि पदोन्नति पेंशन के लिए अयोग्य माना जाता है। यानी कि अनुपस्थिति अवधि होती है, उस अवधि को वेतन वृद्धि भी नहीं होती, उस अवधि में पदोन्नति के लिए भी उस अवधि को नहीं जोड़ा जाएगा। मान लीजिए किसी पद से प्रमोशन होने के लिए यानी पदोन्नति होने के लिए 5 वर्ष होने आवश्यक है, तो दोस्तों ऐसी अनुपस्थिति अवधि को उस 5 वर्ष में काउंट नहीं करेंगे। वेतन वृद्धि के लिए भी कोई 5 वर्ष बाद स्पेशल वेतन वृद्धि होती है, तो उस अवधि में भी इसको काउंट नहीं करेंगे। पेंशन के लिए योग्य मानी जाएगी वो अनुपस्थिति अवधि। तो दोस्तों ये हो गया अपना नियम। आज अपन ने नियम संख्या 81 से लेके 86 तक देखे। दोस्तों एक काम करना, साथ साथ सभी नियमों को याद किया करो साथ साथ। बाद में दोस्तों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। डेली के डेली नियमों को याद किया करो, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर कोई भी नियम समझ में नहीं आए तो दोस्तों मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ, और जल्दी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, सर ये नियम समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा। निसंकोच आपके लिए दोबारा से केवल उस नियम का बना के वीडियो डाल दूंगा। दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों कुछ एक दिनेश शर्मा कोई मेरा स्टूडेंट है, दिनेश शर्मा जी ये कह रहे थे कि सर कोई ग्रुप बताओ। तो दोस्तों मैंने वैसे तो कोई ग्रुप बना नहीं रखा था, लेकिन अब आपने कहा है तो मैं कल की क्लास के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, तो उससे आप जोड़ सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। और दोस्तों कल आपकी 2 क्लास आने वाली, एक रणनीति की क्लास आएगी, मतलब रणनीति का वीडियो आएगा, शानदार रणनीति बताऊंगा सेकंड पेपर की, और दूसरी अपनी क्लास जो रेगुलर आती है वो क्लास आएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।